पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था, जो अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय था। लेकिन राजा के बारे में एक अजीब बात यह थी कि वह रात को अक्सर अपने महल से गायब हो जाता था और सुबह होते ही लौट आता था। महल के पहरेदारों और मंत्रियों को भी नहीं पता था कि राजा इतनी रात कहाँ जाता है। राजा के इस रहस्यमयी व्यवहार को लेकर पूरे राज्य में तरह-तरह की अफवाहें फैल रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि राजा रात में भेष बदलकर नगर में घूमता है, तो कुछ कहते थे कि वह किसी गुप्त विद्या में लिप्त है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक दिन राज्य के सबसे चतुर मंत्री ने राजा के पीछे जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब राजा महल से बाहर निकला, तो मंत्री भी चुपचाप उसका पीछा करने लगा। राजा घुड़सवार की तरह तेजी से नगर की संकरी गलियों से होते हुए जंगल की ओर बढ़ा। मंत्री भी छिपकर उसका पीछा करता रहा। जंगल में एक सुनसान जगह पर जाकर राजा रुका। वहां पहले से ही कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। मंत्री यह देखकर दंग रह गया कि वे लोग कोई और नहीं बल्कि राज्य के सबसे कुख्यात चोर थे। राजा ने उनके साथ बैठकर किसी गुप्त योजना पर चर्चा शुरू कर दी। मंत्री और भी हैरान रह गया जब उसने सुना कि राजा खुद उन चोरों का सरगना था। अगली सुबह मंत्री ने यह राजमहल में सबके सामने उजागर करने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। वह कांपने लगा, पसीने से लथपथ हो गया। राजा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब बोलो मंत्री जी, रात की सैर कैसी रही? मंत्री की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह समझ चुका था कि राजा को सब कुछ पता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी राजा ने इशारा किया और दरबार के सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। राजा अपनी सिंहासन पर आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। दरबार में बैठे लोग इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर हैरान थे। राजा ने धीरे से अपने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री जी को अंदर ले जाओ, इन्हें थोड़ा आराम चाहिए। सैनिकों ने मंत्री को घसीटते हुए महल के अंदर ले जाना शुरू किया। मंत्री के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिर राजा को कैसे पता चला कि वह उसका पीछा कर रहा था? कहीं राजा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर रखा? लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि अब राजा उसके साथ क्या करेगा। महल के एक अंधेरे कक्ष में मंत्री को बंद कर दिया गया। रात हुई। महल के भीतर अजीब सी खामोशी थी। अचानक मंत्री को लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। धीरे से दरवाजा खुला और अंदर एक नकाबपोश व्यक्ति दाखिल हुआ। मंत्री ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? नकाबपोश ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। मंत्री के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप उसके पीछे चल दिया। महल की अंधेरी गलियों से होते हुए वे बाहर निकले। मंत्री ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उस नकाबपोश ने अपना चेहरा दिखाया। मंत्री का खून जम गया। सामने खुद राजा खड़ा था। राजा ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, आपने मेरी सच्चाई देख ली, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि अब आप भी हमारे खेल का हिस्सा बन चुके हैं। मंत्री को अचानक एहसास हुआ कि अब उसके पास दो ही रास्ते थे। या तो वह राजा के साथ मिलकर इस खेल का हिस्सा बन जाए, या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसने भयभीत नजरों से राजा को देखा और राजा के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। मंत्री के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने राजा की आंखों में झांका, लेकिन वहां न तो डर था न पछतावा, बस एक रहस्यमयी ठहराव। मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई भयानक सपना था या सच्चाई जिससे बचना अब नामुमकिन था। राजा ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मंत्री जी, अब फैसला आपका है। अगर आज सपा से आप हमारे साथ हैं, तो आपको वह ताकत और धन मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने हमें धोखा देने की कोशिश की, राजा की आवाज धीमी होते होते और ठंडी हो गई, तो आप जानते हैं कि मेरे दुश्मनों का क्या हश्र होता है। मंत्री के गले से आवाज नहीं निकली। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। वह राजा का बचपन का दोस्त था, उसके लिए हमेशा निष्ठावान रहा था। लेकिन आज जो सच उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी थी। क्या वह एक चोर का साथी बन सकता था? क्या वह अपनी आत्मा बेचकर भी जिंदा रहना चाहता था? अचानक जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आने लगीं। राजा सतर्क हुआ और एक इशारे में अपने छुपे हुए सैनिकों को अलर्ट कर दिया। मंत्री ने ध्यान से सुना। यह आवाजें महल के कुछ वफादार सिपाहियों की थीं, जो उसे बचाने के लिए आए थे। उसके भीतर आशा की एक छोटी सी किरण जगी।
लेकिन राजा उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ चुका था। राजा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, लगता है मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया। अगले ही पल राजा ने अपनी तलवार खींच ली और बिजली की तेजी से मंत्री की तरफ बढ़ा। और फिर एक तेज चीख गूंज उठी। मंत्री की आंखें भय से फटी रह गईं। उसने अपनी जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन राजा की तलवार पहले ही उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। एक पल के लिए समय थम सा गया। सिपाहियों की आवाजें करीब आती जा रही थीं, लेकिन मंत्री को लग रहा था जैसे उसकी सांसें उसी पल थम जाएंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजा ने अचानक तलवार वापस खींच ली और हल्के से हंसा। डर गए मंत्री जी? उसने कहा। मैं आपको मारूंगा नहीं, कम से कम अभी नहीं। लेकिन आपने मेरी सच्चाई देख ली है। इसका मतलब यह है कि अब आप कभी आजाद नहीं हो सकते। मंत्री समझ गया कि राजा उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था, कम से कम अपनी शर्तों पर नहीं। तभी सिपाहियों ने महल के गेट पर धावा बोल दिया। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया और चारों तरफ शोर मच गया। तलवारें टकराने लगीं, चीख पुकार मच गई। मंत्री को मौका मिला और वह अंधेरे में तेजी से भागा। वह दौड़ता हुआ महल के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता था। उसे याद आया कि यह रास्ता खुद उसी ने बनवाया था, कभी राजा की सुरक्षा के लिए, और आज वही रास्ता उसकी खुद की जान बचाने वाला था। पीछे से घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही थीं। राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। मंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना जारी रखा। कुछ ही देर में वह घने जंगल में पहुंच गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वह जानता था कि अभी रुकने का मतलब मौत होगा। राजा ने उसके खिलाफ जाल बिछा दिया था, और अब वह अपने ही राज्य में एक भगोड़ा बन चुका था। लेकिन मंत्री ने एक कसम खाई, अब मैं वापस लौटूंगा, लेकिन राजा के वफादार की तरह नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह। उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। राजा यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि मंत्री अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसी के राज्य में छिपा बैठा था। उसे मिटाने के लिए मंत्री जंगल में भागता चला गया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वह वापस आएगा और इस बार राजा को उसकी ही चाल में फंसाएगा। मगर सवाल यह था कि कैसे? राजा सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक चालाक अपराधी भी था, जिसने अपने चारों ओर एक ऐसा तंत्र बना रखा था कि कोई भी उसे छू तक नहीं सकता था। उसके साथ राज्य के कई ताकतवर लोग और गुप्तचर जुड़े हुए थे। अचानक मंत्री के कदम ठिठक गए। सामने एक पुराना खंडहर-नुमा आश्रम था, जिसे कई सालों से छोड़ दिया गया था। वह थक चुका था, सांसें उखड़ रही थीं और सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाजें अब भी दूर से आ रही थीं। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह जल्दी से आश्रम के अंदर छिप गया। अंधेरे में उसने दीवारों पर कुछ पुराने शिलालेख देखे। यह किसी महान विद्वान का स्थान रहा होगा। उसे याद आया कि इस राज्य में राजा से भी पहले एक और शासन था, और इस आश्रम में छिपा एक रहस्य उस पुराने राजवंश से जुड़ा था। अगर वह इस रहस्य को खोज सके, तो शायद उसे राजा को हराने का एक तरीका मिल सकता था। उसने अपने आसपास देखा, और तभी उसकी नजर एक टूटी हुई मूर्ति के पीछे छिपे एक पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। कई सालों तक यह दरवाजा किसी ने नहीं छुआ था, लेकिन जब मंत्री ने उसे धक्का दिया, तो भारी पत्थर थोड़ा खिसक गया। अंदर अंधेरा था, परंतु मंत्री ने साहस जुटाया और भीतर चला गया। जैसे ही वह पाँव अंदर गया, उसने देखा कि वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो शायद एक खोए हुए खजाने या शक्ति के प्रतीक थे। मंत्री को यकीन था कि वह किसी किसी बड़े रहस्य के करीब था, लेकिन तभी उसके पीछे हलचल हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा। एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। कोई और भी इस जगह के बारे में जानता था। क्या वह राजा के जासूस थे, या कोई और जो इस रहस्य का रक्षक था? मंत्री की आंखों में सवाल थे, और अंधेरे में छिपी वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में आती छाया के कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वह तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गया और सांस रोककर देखने लगा कि यह रहस्यमयी शख्स कौन था। जैसे ही वह व्यक्ति पास आया, एक हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। यह एक बूढ़ा साधु था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक गहरी चमक। उसने चारों ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, डरो मत। मैं जानता था कि कोई न कोई एक दिन इस जगह तक जरूर पहुंचेगा। मंत्री की उलझन और बढ़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह जगह क्या है? बूढ़े साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह आश्रम किसी साधारण विद्वान का नहीं, बल्कि पुराने शाही खजाने के रक्षक का स्थान था। बहुत पहले इस राज्य में एक न्यायप्रिय राजा था,
जिसे षड्यंत्र करके तुम्हारे वर्तमान राजा के पूर्वजों ने मार दिया था। लेकिन मरने से पहले उस राजा ने अपने राजवंश का सबसे बड़ा खजाना और कुछ गुप्त दस्तावेज यहीं छिपा दिए थे, ताकि अन्यायियों के हाथ न लगें। मंत्री को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच में वही तरीका था जिससे वह राजा को हरा सकता था? उसने उत्सुकता से पूछा, अगर यह खजाना और दस्तावेज अब भी यहां हैं, तो क्या मैं उनका उपयोग कर सकता हूं? बूढ़ा साधु मुस्कुराया। हर चीज का समय आता है, और शायद अब वही समय है। परंतु याद रखना, यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति नहीं, बल्कि सत्य का हथियार भी है। यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो राजा का अंत निश्चित है। लेकिन अगर लोभ में फंस गए, तो तुम भी उसी अंधकार में खो जाओगे, जिस अंधकार ने इस राज्य को निगल लिया है। मंत्री को समझ आ गया कि उसके हाथ में सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि राजा को गिराने की सबसे बड़ी कुंजी थी। वह दस्तावेज, जो साबित कर सकते थे कि राजा के पूर्वजों ने छल से गद्दी हथियाई थी। लेकिन इससे पहले कि मंत्री कुछ और पूछता, बाहर अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई दी। राजा के सैनिक अब भी उसकी तलाश में थे। बूढ़े साधु ने जल्दी से कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें खजाने और दस्तावेजों तक ले चलता हूं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इनका सही उपयोग करोगे। मंत्री ने दृढ़ निश्चय से सिर हिलाया। अब उसका मिशन सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, बल्कि राजा को उसकी ही चाल में मात देना था। लेकिन क्या वह इस खतरे से बच पाएगा? और क्या राजा को हराने के लिए यह खजाना और दस्तावेज काफी होंगे? या फिर कहीं यह भी एक और जाल था? उसके सामने एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें सिर्फ दो ही परिणाम संभव थे, राजा का अंत या उसकी अपनी मौत। बूढ़े साधु ने तेजी से एक गुप्त मार्ग खोला, जो मंदिर के नीचे एक अंधेरी सुरंग की ओर जाता था। मंत्री बिना समय गंवाए उसके पीछे चल पड़ा। सुरंग ठंडी और संकरी थी। दीवारों पर मशालों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। हर कदम के साथ मंत्री का मन और अधिक बेचैन हो रहा था। क्या सच में यह खजाना और दस्तावेज राजा को हराने में उसकी मदद कर सकते थे, या यह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? कुछ ही देर में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था, जिसके ऊपर राजवंश की मुहर अंकित थी। साधु ने कांपते हाथों से संदूक खोला, और मंत्री की आंखें चौंधिया गईं। अंदर केवल सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुरानी मोहरें, गुप्त पत्र और कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन पर राज्य के पुराने राजाओं की मोहरें थीं। साधु ने एक पत्र उठाया और मंत्री की ओर बढ़ाते हुए कहा, यही वह प्रमाण है जो साबित करता है कि तुम्हारे राजा का राजवंश इस गद्दी का असली हकदार नहीं है। मंत्री ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। यह राज्य के एक पूर्व राजा की वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि असली उत्तराधिकारी को छल से हटाकर वर्तमान राजा के पूर्वजों ने सत्ता हथियाई थी। मंत्री की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ में अब वह सबूत था जिससे वह राजा को पूरी तरह बेनकाब कर सकता था। लेकिन तभी बाहर सैनिकों की आवाजें गूंजने लगीं। राजा के लोग मंदिर तक पहुंच चुके थे। साधु ने फुसफुसाते हुए कहा, अब समय बहुत कम है। यह दस्तावेज लेकर तुरंत शहर जाओ और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अब भी न्याय में विश्वास रखते हैं। लेकिन सावधान, राजा हर चाल पहले से जानता है। अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ गया, तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मंत्री ने जल्दी से दस्तावेज संभाले और सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक विस्फोट सा हुआ। सुरंग का द्वार अचानक टूट गया, और धूल के गुब्बार के बीच एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। खुद राजा, हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी मुस्कान थी। मंत्री जी, मैं जानता था कि तुम यहीं आओगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुमने सोचा कि मुझसे बचकर यह राज बाहर ले जा सकते हो? तुम भूल गए कि मैं केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी भी हूं, और इस खेल का अंत मैं तय करता हूं। मंत्री को समझ नहीं आया कि वह अब भाग सकता है या नहीं। उसने दस्तावेजों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन राजा की मुस्कान और उसके सैनिकों की मौजूदगी बता रही थी कि यह लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली थी। अब क्या मंत्री इस सच को बाहर ला पाएगा, या राजा की चालें उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? खेल अब अपने आखिरी दौर में था, और हारने वाला केवल एक ही हो सकता था। मंत्री के हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसने दस्तावेजों को कसकर पकड़े रखा। राजा की मुस्कान गहरी होती जा रही थी, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। उसके पीछे खड़े सैनिक तलवारें ताने खड़े थे, बस आदेश का इंतजार कर रहे थे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा? तुम्हारी हर चाल का अंदाजा मुझे पहले से था। मैं जानता था कि तुम इस खंडहर में आओगे, जानता था कि तुम्हें यह दस्तावेज मिलेंगे, और सबसे जरूरी बात, मैं यह भी जानता था कि तुम अब इन्हें लेकर भाग नहीं सकते। मंत्री ने गहरी सांस ली। यह सच था कि हालात पूरी तरह राजा के नियंत्रण में थे।
लेकिन अभी भी एक आखिरी मौका था। उसने तेजी से इधर-उधर देखा। पीछे सिर्फ एक पत्थर की दीवार थी, सामने राजा और उसके सैनिक, और एकमात्र रास्ता वही था जिस पर राजा खड़ा था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। खंडहर की छत से एक बड़ा पत्थर गिरा, जिससे पूरा कमरा धूल और धुएं से भर गया। सैनिक घबरा गए और कुछ कदम पीछे हट गए। मंत्री ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने बिजली की तेजी से अपने कपड़ों में छिपे खंजर को निकाला और पास खड़े एक सैनिक पर वार कर दिया। सैनिक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और इसी अफरा-तफरी में मंत्री उसके घोड़े पर कूद गया। राजा चीखा, "रोक लो उसे!" मंत्री ने घोड़े की लगाम खींची और पूरी ताकत से उसे दौड़ा दिया। राजा के सैनिक उसके पीछे दौड़ने लगे। तीरों की बौछार मिनिस्टर के चारों ओर होने लगी, लेकिन उसने अपने शरीर को झुकाकर किसी तरह खुद को बचा लिया। घोड़ा जंगल की पगडंडी पर दौड़ता चला गया और मंत्री अब सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, राज्य की जनता तक यह सच कैसे पहुंचाया जाए। जैसे ही वह नगर के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि राजा के लोग हर गली में तैनात थे। यह खबर फैल चुकी थी कि मंत्री के पास कुछ ऐसा है जो राजा के विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना भेष बदला और गुप्त रास्तों से होते हुए एक पुराने मित्र के घर पहुंचा। वह व्यक्ति जो कभी राजा का सबसे बड़ा विरोधी था। जब उसने दस्तावेज उसके सामने रखे, तो मित्र की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब समय आ गया है मंत्री जी, मित्र ने कहा, इस राज्य को उसके असली हकदार दिलाने का। लेकिन तभी बाहर अचानक हलचल मच गई। सैनिकों ने घर को घेर लिया था। राजा खुद बाहर खड़ा था और उसकी आवाज गूंज उठी, मंत्री, तुम चाहे जितनी भी चालें चल लो, अंत में यह राज्य मेरा ही रहेगा। मंत्री की आंखों में एक नई ज्वाला जल उठी। अब यह केवल एक भागने की लड़ाई नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। मंत्री की सांसें तेज हो गईं। कमरे में बैठे उसके मित्र ने जल्दी से दस्तावेज उठाए और एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। यहां से निकलो मंत्री जी। अगर यह दस्तावेज सही लोगों तक पहुंच गए तो राजा का अंत निश्चित है। लेकिन मंत्री जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं था। बाहर राजा खुद खड़ा था, उसके सैनिक हर तरफ थे। यह अब सिर्फ भागने या छिपने की लड़ाई नहीं थी, यह अब आर पार की जंग थी। उसने अपने मित्र की ओर देखा और धीरे से कहा, अब भागने का समय नहीं, अब सामना करने का समय है। मंत्री ने दस्तावेज अपने कपड़ों में छिपाए और गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। सामने राजा खड़ा था, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। आखिरकार तुम खुद ही बाहर आ गए। मंत्री जी, राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, अब यह खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। मंत्री ने कोई डर नहीं दिखाया। वह धीरे से आगे बढ़ा और कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मारकर जीत जाओगे? सच को कब तक छुपाओगे राजा? राजा हंसा, सच? सच वही होता है जो मैं कहता हूं। तुम चाहे जितने भी दस्तावेज ले आओ, जनता वही मानेगी जो मैं उसे बताऊंगा। तुम्हारी यह छोटी सी बगावत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मंत्री भी मुस्कुराया, अगर सच इतना कमजोर होता तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। तभी अचानक पीछे की गलियों से शोर उठने लगा। मशालें जल उठीं। सैकड़ों लोग बाहर निकल आए। राजा ने चौंक कर देखा, ये शहर के लोग थे। मंत्री के मित्र ने अपने गुप्त संदेशवाहकों के जरिए राजा के खिलाफ सच्चाई फैला दी थी। अब जनता जान चुकी थी कि जिस राजा को वे महान समझते थे, वह वास्तव में चोरों का साथी था। राजा ने गुस्से में दांत पीसे। वह तुरंत अपने सैनिकों की ओर घूमा और आदेश दिया, इन सबको कुचल दो। लेकिन राजा को अंदाजा नहीं था कि सैनिक भी अब असमंजस में थे। कई सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे कर दीं। उन्हें भी अब सच का अंदाजा हो चुका था। और तभी जनता ने राजा की ओर बढ़ना शुरू किया। राजा ने मंत्री की ओर देखा, अब उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने यह लड़ाई हार दी थी। मंत्री ने उनसे आगे बढ़कर कहा, आज जनता ने तय कर लिया कि उनका असली राजा कौन होना चाहिए। राजा ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, भीड़ ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते राजा पर चारों ओर से हमला हो गया। कुछ ही देर बाद शाही महल के दरवाजे खुले। मंत्री, जो कभी एक वफादार सेवक था, अब नए युग की शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं था। महल के दरवाजे खुलते ही पूरी राजधानी में हलचल मच गई। लोग महल के बाहर जमा हो गए, जैसे बरसों से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा, जो कभी खुद को अपराजेय समझता था, अब जमींदोज हो चुका था। उसकी सत्ता मिट चुकी थी और उसके विश्वास पात्र या तो मारे जा चुके थे या अंधेरे में कहीं छिप गए थे। मंत्री ने महल के ऊंचे बरामदे पर चढ़कर नीचे खड़ी भीड़ की ओर देखा।
उनके चेहरे पर आशा और उत्साह था, लेकिन उनके दिलों में सवाल भी थे। अब क्या होगा? मंत्री ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, राज्य को लूटने वाला अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। यह महल केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का है। हमें यह साबित करना होगा कि यह क्रांति सिर्फ एक राजा को हटाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए थी। जनता ने जोर से जयकारा लगाया, लेकिन मंत्री के मन में शांति नहीं थी। वह जानता था कि सत्ता बदलना आसान था, लेकिन व्यवस्था बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी सियासा का सा आदमी सामने आया। वही साधु जिसने मंत्री को खजाने और गुप्त दस्तावेजों तक पहुंचाया था। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन चेहरे पर एक गहरी गंभीरता भी थी। साधु ने कहा, तुमने अन्याय को हराया, लेकिन क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि भविष्य में फिर कोई राजा अत्याचारी नहीं बनेगा? मंत्री एक पल के लिए चुप हो गया। यह सच था कि उसने राजा को गिरा दिया था, लेकिन क्या वह खुद भी सत्ता के उसी मोह में फंस जाएगा? इतिहास गवाह था कि जो भी गद्दी पर बैठा, वह धीरे धीरे उसी लालच में पड़ गया जिसे मिटाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। मंत्री ने अपनी तलवार निकाली और सबके सामने उसे जमीन पर रख दिया। यह राज्य अब किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, यह हम सबका होगा। यहां अब कोई राजा नहीं, बल्कि एक सभा होगी जो राज्य के लिए निर्णय लेगी। जनता ने आश्चर्य से देखा, क्या सच में ऐसा हो सकता था बिना राजा के शासन? लेकिन मंत्री के शब्दों में सच्चाई थी। यह सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई थी। और इसी तरह एक चोरों के साथ ही राजा का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय ही असली ताकत होगी। राजमहल की दीवारों पर सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन यह रोशनी अब पहले जैसी नहीं थी। यह किसी तानाशाह की शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नए युग के आगमन का संकेत था। मंत्री ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखा। लोगों की आंखों में आशा की चमक थी, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी थे। क्या सच में बिना राजा के शासन संभव था? क्या सत्ता का मोह किसी को फिर से भ्रष्ट नहीं करेगा? तभी भीड़ में से एक युवा लड़का आगे आया और जोर से बोला, अगर अब कोई राजा नहीं होगा, तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा? मंत्री मुस्कुराया। यह सवाल उसने खुद से भी कई बार पूछा था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हम सब मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। आज से कोई एक व्यक्ति पूरे राज्य का स्वामी नहीं होगा। अब हमारे निर्णय हम सब मिलकर लेंगे। जनता के बीच खुसर-पुसर शुरू हो गई। यह विचार नया था, अनसुना था, लेकिन मंत्री के शब्दों में सच्चाई थी। अगर एक अकेला राजा पूरे राज्य का भविष्य तय कर सकता था, तो क्यों ना यह अधिकार पूरे राज्य के लोगों को दिया जाए? मंत्री ने घोषणा की, आज से इस महल में एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। यहाँ एक परिषद होगी, जिसमें हर क्षेत्र, हर समुदाय के प्रतिनिधि होंगे। कोई अकेला व्यक्ति पूरे राज्य पर शासन नहीं करेगा, बल्कि हर निर्णय सबकी सहमति से लिया जाएगा। भीड़ से कुछ लोगों ने संदेह जताया, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद थी। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन यह सही था। साधु, जिसने मंत्री को गुप्त खजाने और दस्तावेजों तक पहुंचाया था, अब भी वहीं खड़ा था। उसने सिर हिलाया और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली मंत्री। तुम सत्ता के लोभ में नहीं फंसे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या तुम इस न्याय को बनाए रख पाओगे? मंत्री ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि सच्ची क्रांति लड़ाई जीतने से नहीं, बल्कि न्याय को बनाए रखने से आती है। उसने महल की ओर देखा। जहां कभी एक चोरों का साथी राजा राज करता था, वहां अब न्याय और सच्चाई की बुनियाद रखी जा रही थी। और इसी तरह एक नया इतिहास लिखा गया। एक ऐसा इतिहास जहां राजा की नहीं, बल्कि जनता की जीत हुई थी। मंत्री ने महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चारों ओर देखा। एक समय था जब यह जगह डर और अन्याय का प्रतीक बन चुकी थी, लेकिन आज पहली बार इसे देखकर लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद झलक रही थी। महल के द्वार खुले थे, जैसे अब यह किसी एक व्यक्ति की सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे राज्य का हिस्सा बन चुका हो। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, और मंत्री जानता था कि अब असली यात्रा शुरू हो रही थी। एक तानाशाह को हराना मुश्किल था, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल थी न्याय और सच्चाई को बनाए रखना। सत्ता का नशा सबसे ताकतवर जहर होता है, और वह नहीं चाहता था कि यह राज्य फिर से उसी अंधकार में डूब जाए, जिससे उसे निकालने के लिए इतना संघर्ष किया गया था। मंत्री ने शहर भर में संदेश भिजवाया कि अगली सुबह एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। उसमें राज्य के सभी बुद्धिजीवियों, सैनिकों, व्यापारियों, किसानों
हर वर्ग के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। यह सभा तय करेगी कि आगे राज्य का संचालन कैसे होगा। उसने महल के हर दरवाजे को जनता के लिए खोलने का आदेश दिया, ताकि कोई भी यह महसूस न करे कि सत्ता फिर से कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित हो गई है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मंत्री अपने पुराने मित्र और साधु के साथ एक गुप्त कक्ष में बैठा था। मित्र ने चिंतित स्वर में कहा, क्या तुम वाकई सोचते हो कि यह व्यवस्था काम करेगी? लोग सैकड़ों सालों से राजा के अधीन रहे हैं। अचानक से उन्हें इतनी स्वतंत्रता देकर क्या हम अराजकता को न्योता नहीं देंगे? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर नई शुरुआत संदेह और संघर्ष से भरी होती है, लेकिन अगर कोई इसे सही मार्ग पर ले जाए, तो यह एक नई रोशनी भी बन सकती है। मंत्री ने चुपचाप दोनों की बातें सुनी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। कोई न कोई जरूर होगा जो इस नई व्यवस्था को असफल साबित करने की कोशिश करेगा। कोई छिपा हुआ षड्यंत्रकारी, कोई पुरानी सत्ता का लालची, या शायद खुद उसका ही कोई करीबी। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। यह केवल एक राजा को हटाने की लड़ाई नहीं थी, यह पूरी मानसिकता बदलने की लड़ाई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की ऊंची मीनारों से टकराई, तो पूरे राज्य की जनता सभा के मैदान में इकट्ठा हो चुकी थी। सभी की निगाहें मंत्री पर थीं, और मंत्री ने जब बोलना शुरू किया, तो वह जानता था कि उसके शब्द केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि पूरे भविष्य की नींव बनने वाले थे। आज से यह राज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सबका होगा। लेकिन क्या यह नया दौर सच में शांति और समृद्धि ला पाएगा, या फिर किसी अंधेरे कोने में कोई नया षड्यंत्र पनप रहा था जो इस नई व्यवस्था को जड़ से हिला देगा? मंत्री को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। सभा के मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। मंत्री के शब्द हवा में गूंज रहे थे। आज से यह राज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सबका होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? भीड़ में कुछ लोग खुशी से झूम उठे, तो कुछ के चेहरे पर संशय की लकीरें थीं। सैकड़ों सालों से लोग राजा के अधीन रहे थे। उनके लिए यह सोचना भी अजीब था कि अब कोई ताज नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा। किसी ने ऊंची आवाज में पूछा, अगर राजा नहीं होगा, तो न्याय कौन करेगा? अगर कोई अपराधी होगा, तो उसे सजा कौन देगा? मंत्री ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, न्याय वही करेगा जो न्याय के लायक होगा, जनता। हम एक परिषद बनाएंगे जिसमें हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। यह परिषद राज्य के कानून तय करेगी और उन पर अमल करवाएगी। अब निर्णय किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज के प्रतिनिधि मिलकर इसे चलाएंगे। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता झलकने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने कहा, पर क्या यह इतना आसान होगा? जब तक कोई ताकतवर शासक नहीं होगा, तब तक दुश्मन हमारे राज्य पर हमला कर सकते हैं। हमारी सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? मंत्री को यह सवाल पहले से ही अंदाजा था। उसने सामने खड़े सेनापति को इशारा किया, जो अब राजा का नहीं, बल्कि राज्य का सेवक बन चुका था। सेनापति आगे बढ़ा और गर्व से बोला, हमारी सेना अब किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होगी। यह पूरी जनता की सेना होगी, और इसकी शक्ति केवल राज्य की रक्षा के लिए होगी, न कि किसी राजा के अहंकार की पूर्ति के लिए। सभा में हलचल बढ़ गई। लोग धीरे धीरे इस नई व्यवस्था को समझने लगे थे, लेकिन भीड़ में कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो वे इस नए परिवर्तन को देखकर भी असहमत थे। मंत्री की नजर उन पर पड़ी। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा तो हट गया था, लेकिन उसके समर्थक अभी भी छिपे हुए थे। कोई था जो इस नई व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता था। अचानक महल की दीवार के पीछे से एक विस्फोट की आवाज आई। चारों ओर धुआं फैल गया। लोग घबरा गए। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे स्थिति संभालें। लेकिन तभी धुएं के बीच से कुछ नकाबपोश घुड़सवार तेजी से सभा की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं और उनकी आंखों में नफरत थी। मंत्री को अब समझ आ गया, यह राजा के बचे हुए वफादार थे। वे इस क्रांति को कुचलने के लिए लौट आए थे। क्या यह नई व्यवस्था इतनी जल्दी धराशायी हो जाएगी? क्या जनता इस हमले के सामने खड़ी रह पाएगी? या फिर सत्ता की इस लड़ाई में कोई और गुप्त खिलाड़ी था जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था? मंत्री ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। धुएं के बादल छंटते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। नकाबपोश घुड़सवारों ने सभा पर हमला कर दिया था। तलवारें टकरा रही थीं, लोग इधर-उधर भाग रहे थे और सैनिक स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे। मंत्री ने तेजी से तलवार निकाली और घोड़े पर चढ़े एक हमलावर की ओर लपका। जैसे ही उसने तलवार से वार किया, नकाबपोश ने ढाल से बचाव किया और तुरंत पीछे हट गया।
मंत्री को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण लुटेरे नहीं थे। ये वे लोग थे जो सत्ता छिन जाने के बाद छिप गए थे और अब मौका देखकर फिर से अराजकता फैलाने आए थे। भीड़ में अचानक एक और तेज आवाज गूंजी, पकड़ लो मंत्री को, यही सबका असली गुनहगार है। मंत्री ने चौंक कर देखा। यह आवाज भीड़ में खड़े एक व्यक्ति की थी, जो राजा का एक पूर्व सहयोगी था। उसने अपनी जगह से उचक कर कहा, यह आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पहले इसने राजा को हटाया और अब यह खुद राजा बनने की कोशिश कर रहा है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही तो सबसे बड़ा खतरा था, संदेह। मंत्री जानता था कि यदि लोगों को यह यकीन हो गया कि वह भी सत्ता के लिए वही कर रहा है जो पुराना राजा करता था, तो सब खत्म हो जाएगा। मंत्री ने तेजी से तलवार से हमलावर को रोका और ऊंची आवाज में बोला, अगर मैं राजा बनना चाहता तो मैं इसे पहले ही कर सकता था, लेकिन मैं यहां सत्ता के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए खड़ा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, मुझसे अकेले लड़ो, लोगों को ढाल मत बनाओ। नकाबपोश घुड़सवार ठिठक गए। वे जानते थे कि मंत्री कोई साधारण योद्धा नहीं था। लेकिन तभी भीड़ में से कुछ और लोग उनके समर्थन में चीखने लगे। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था। अचानक महल की ऊंची मीनार से ढोल बजने लगे। यह सेना के आने का संकेत था। सेनापति ने अपनी टुकड़ी के साथ मैदान में प्रवेश किया और पूरी ताकत से हमलावरों पर धावा बोल दिया। अब लड़ाई बराबरी की हो गई थी। लेकिन तभी मंत्री को कुछ महसूस हुआ। कोई उसे घूर रहा था। उसने भीड़ की ओर देखा और उसकी नजर एक काले वस्त्र में खड़ी छाया पर पड़ी। वह व्यक्ति राजा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही चालाकी थी। जैसे ही मंत्री ने उसे पहचानने की कोशिश की, वह अंधेरे में गायब हो गया। तो क्या यह हमला सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या राजा का कोई और वफादार अभी भी छिपा हुआ था? मंत्री जानता था कि अगर वह इस छाया को नहीं पकड़ पाया, तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मंत्री की नजरें उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को खोज रही थीं, लेकिन वह अंधेरे में गुम हो चुका था। चारों ओर मची अफरा तफरी के बीच वह जानता था कि यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा षड्यंत्र था। नकाबपोश घुड़सवारों की संख्या कम होती जा रही थी। सैनिकों ने अधिकतर को पकड़ लिया था, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे था। जैसे ही आखिरी हमलावर को पकड़कर बांधा गया, सेनापति ने मंत्री के पास आकर कहा, हमने अधिकतर हमलावरों को दबोच लिया है, लेकिन कुछ भागने में सफल हो गए। हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि इनके पीछे कौन है। मंत्री ने सिर हिलाया, फिर अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को बुलाकर कहा, इनमें से किसी को भी तुरंत मौत की सजा मत दो। पहले इनसे सच उगलवाना होगा। सभा में खड़े लोगों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ भयभीत थे, कुछ आश्वस्त और कुछ अब भी संदेह में थे। तभी भीड़ में से वही पूर्व राजा का सहयोगी ऊंची आवाज में चिल्लाया, यह सब मंत्री की ही चाल है। उसने राजा को हटाया। अब वह खुद सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। सोचो, जब राजा था तब इस राज्य में कम से कम स्थिरता तो थी, लेकिन अब हर तरफ अराजकता फैल गई है। मंत्री ने गहरी सांस ली। यही वह जाल था जिसमें उसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। अगर लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि उनकी स्वतंत्रता उन्हें सिर्फ अराजकता देगी, तो वे खुद ही किसी नए तानाशाह को स्वीकार कर लेंगे। मंत्री ने भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, जो लोग यह कह रहे हैं कि पुराना राजा बेहतर था, वे एक बात भूल रहे हैं। तुम्हारे पास तब कोई आवाज नहीं थी। आज तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, यह साबित करता है कि तुम्हें बोलने की आजादी मिली है। क्या तुम सच में चाहते हो कि फिर से कोई तानाशाह आकर तुम्हारी आवाज दबा दे? भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन मंत्री के शब्दों में दम था। तभी सेनापति के एक सैनिक ने आकर कान में कहा, हमलावरों में से एक ने कुछ कबूल किया है। वह कह रहा है कि असली षड्यंत्रकारी महल के अंदर ही छिपा है। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। महल के अंदर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके सबसे करीब था। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, हर कमरे की तलाशी लो, हर उस व्यक्ति पर नजर रखो जो राजा के समय सत्ता के करीब था। जैसे ही सैनिकों ने महल की ओर कदम बढ़ाए, मंत्री को एहसास हुआ, वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति महल के अंदर ही था। क्या वह राजा का कोई पूर्व वफादार था, या कोई और जो नए राज में भी खुद को सर्वोच्च बनाना चाहता था? साजिश की जड़ें गहरी थीं और मंत्री जानता था कि असली दुश्मन अभी भी छिपा बैठा था, कहीं बहुत करीब, बस सही समय की प्रतीक्षा में। मंत्री की सांसें तेज हो गईं। महल के अंदर कोई गद्दार था जो इस पूरी साजिश का सूत्रधार था। लेकिन कौन? वह काले वस्त्रधारी रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? क्या वह कोई पुराना दरबारी था जो राजा की सत्ता लौटाना चाहता था, या फिर कोई नया खिलाड़ी
जो इस क्रांति का फायदा उठाकर खुद सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। सैनिक महल के हर कोने की तलाशी लेने लगे। महल की गलियों में हलचल बढ़ गई थी। मंत्री ने सेनापति के साथ महल के भीतर कदम रखा। दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी में छायाएं हिल रही थीं और हर कोना रहस्य से भरा लग रहा था। अचानक एक सैनिक भागता हुआ आया और घबराए स्वर में बोला, मंत्री जी, महल के गुप्त तहखाने में किसी के होने के संकेत मिले हैं। मंत्री और सेनापति तुरंत सैनिकों के साथ तहखाने की ओर बढ़े। यह तहखाना बहुत कम लोगों को पता था। यहां राजा अपने सबसे गहरे राजसी कौश छिपाकर रखता था। अगर कोई वहां छिपा था तो निश्चित ही वह कोई बड़ा शख्स था। जैसे ही उन्होंने भारी लोहे के दरवाजे को खोला, अंदर घना अंधेरा था। मशालों की रोशनी में धीरे धीरे तहखाने का दृश्य सा आया। अफाल शाह हुआ। वहां मिट्टी की जमीन पर कुछ पुराने दस्तावेज बिखरे पड़े थे। एक बड़ी मेज पर राज्य का पुराना नक्शा खुला हुआ था और सामने एक काले लबादे में बैठा व्यक्ति। मंत्री ने तलवार निकालते हुए कहा, अब छिपने का कोई फायदा नहीं, सामने आओ। वह व्यक्ति धीरे धीरे उठा और जैसे ही उसने अपना लबादा हटाया, मंत्री और सेनापति दोनों चौंक गए। यह कोई और नहीं बल्कि राजा का सबसे भरोसेमंद पुराना मंत्री था। वही जिसने हमेशा राजा के फैसलों का समर्थन किया था। लेकिन जब क्रांति हुई तो वह अचानक गायब हो गया था। मंत्री ने गुस्से से कहा, तो यह सब तुम्हारी चाल थी? तुमने राजा को धोखा दिया, क्रांति को धोखा दिया और अब छिपकर नई साजिश रच रहे थे? पुराने मंत्री ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम सच में सोचते हो कि राजा को तुमने हराया? नहीं, तुम सिर्फ एक मोहरे थे। असली खेल अब शुरू हो रहा है। मंत्री ने भौहें सिकोड़ी। मतलब? पुराने मंत्री ने आगे बढ़ते हुए कहा, राजा को मारना आसान था, लेकिन राजा की सत्ता को मिटाना असंभव। तुमने सोचा कि क्रांति जीत गई, लेकिन असल में यह सिर्फ एक नई चाल थी। लोगों को कुछ समय के लिए आजादी दो और फिर जब वे खुद अराजकता से तंग आ जाएंगे तो वे खुद ही किसी नए राजा को पुकारेंगे। और जब वह समय आएगा तो मैं तैयार रहूंगा। मंत्री समझ गया, यह आदमी सिर्फ पुरानी सत्ता को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह जनता को खुद से ही हारने देने की योजना बना रहा था। अगर लोग स्वतंत्रता को संभाल नहीं पाए तो वे खुद किसी तानाशाह को बुला लेंगे। मंत्री ने तलवार उसकी गर्दन के पास ले जाते हुए कहा, मैं यह कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन तभी पुराने मंत्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे मारना ही इस समस्या का हल है? और ठीक उसी क्षण महल के बाहर एक और विस्फोट हुआ। मंत्री को एहसास हुआ, यह सिर्फ एक आदमी की साजिश नहीं थी, बल्कि पूरी सत्ता को दोबारा छीनने का एक बड़ा खेल था। और अब यह खेल अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। महल के बाहर गूंजते विस्फोट की आवाज ने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया। सैनिकों की चिंघाड़ती आवाजें और घबराए नागरिकों की चीखें हवा में तैर रही थीं। मंत्री ने तेजी से पलटकर सेनापति की ओर देखा, जो पहले ही अपने कुछ सैनिकों को बाहर की स्थिति संभालने के लिए भेज चुका था। लेकिन मंत्री को एहसास हो गया था, यह हमला सिर्फ एक दिखावा था। असली खेल तो महल के अंदर ही रचा जा रहा था। उसने अपनी तलवार काले लबादे वाले मंत्री की गर्दन से सटाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी चाल थी, है ना? तुम चाहते थे कि मेरी पूरी सेना महल से बाहर जाकर लड़ाई में उलझ जाए, ताकि अंदर तुम्हारे लोग सत्ता पर कब्जा कर सकें। पुराने मंत्री ने एक धीमी मगर ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब समझ आएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। और ठीक उसी समय महल के मुख्य द्वार से दर्जनों नकाबपोश अंदर घुस आए। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं और वे सीधे सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। मंत्री तुरंत समझ गया, उनका असली मकसद था सिंहासन कक्ष। लेकिन क्यों? यहां कोई राजा नहीं था, कोई ताज नहीं था। फिर भी सत्ता के भूखे लोग उस सिंहासन को हथियाने के लिए मरने मारने को तैयार थे। मंत्री ने पीछे खड़े सेनापति को इशारा किया, हम सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ते हैं, हमें उन्हें वहीं रोकना होगा। सेनापति ने सिर हिलाया और दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए महल के सबसे बड़े कक्ष की ओर बढ़े। उनके पीछे कुछ भरोसेमंद सैनिक थे, लेकिन हमला करने वालों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वे सिंहासन कक्ष के करीब पहुंचे, दरवाजे से पहले ही खून की धाराएं बह रही थीं। सैनिकों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे और चारों ओर आग की रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब मंत्री ने दरवाजा खोला। सिंहासन पर कोई बैठा था, गोल्डन रंग का लबादा पहने, सिर पर राजसी मुकुट रखे और आंखों में वही सत्ता का जुनून। राजा लौट आया था। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह असंभव था। राजा तो मारा जा चुका था, उसने खुद उसके अंत की घोषणा की थी। लेकिन जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था वह हूबहू वही था।
या तो यह कोई नया षड्यंत्र था, या फिर कुछ ऐसा जो मंत्री ने कभी सोचा भी नहीं था। राजा के रूप में बैठे व्यक्ति ने एक गहरी, ठंडी आवाज में कहा, तुमने सोचा कि तुमने मुझसे मेरी सत्ता छीन ली? नहीं, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। और अब मैं लौट आया हूं, अपने राज्य को वापस लेने। मंत्री के दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। क्या यह सच में वही राजा था? अगर हां, तो उसने इतने दिनों तक खुद को छिपाए क्यों रखा? और अगर यह कोई और था, तो वह कौन था? लेकिन एक बात तय थी, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मंत्री की आंखें अविश्वास से फैल गईं। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति हूबहू वही था। वही तीखी निगाहें, वही अड़ियल चेहरा, वही रौबदार आभा। लेकिन यह कैसे संभव था? राजा तो मारा जा चुका था। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। उसके सैनिकों ने गवाही दी थी। पूरी जनता ने उस अध्याय को समाप्त मान लिया था। फिर यह कौन था? कमरे में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मंत्री ने एक लंबी सांस ली और सावधानी से आगे बढ़ते हुए कहा, यह असंभव है। राजा मर चुका था। तुम कौन हो? सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में? या फिर यह सब सिर्फ एक खेल था? एक ऐसा खेल जिसमें तुमने खुद को विजेता मान लिया, जबकि असली राजा कभी हारा ही नहीं? मंत्री का दिमाग तेजी से घूमने लगा। अगर यह व्यक्ति असली राजा था, तो वह अब तक कहां था? और अगर यह कोई धोखेबाज था, तो उसने इतनी सटीक नकल कैसे कर ली? तभी सेनापति ने फुसफुसाते हुए मंत्री के कान में कहा, यह नामुमकिन है। राजा की मौत के बाद हमने खुद उसकी लाश को जलते देखा था। यह कोई और है, कोई जिसने राजा की शक्ल अपनाई है। मंत्री ने गहरी नजरों से सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को देखा। अगर तुम राजा हो, तो यह बताओ कि क्रांति से पहले आखिरी राजकीय आदेश क्या था? सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने हल्का ठहाका लगाया और बोला, आखिरी आदेश? क्या तुम सच में यह मानते हो कि मैं तुम्हारी छोटी पहेलियों में उलझ जाऊंगा? उसने आगे झुककर कहा, सच यह है कि यह सिंहासन मेरा था, मेरा है, और हमेशा मेरा रहेगा। चाहे तुम जितनी भी साजिशें रच लो, चाहे तुम कितनी भी क्रांतियां कर लो, आखिर में जनता को एक ही चीज चाहिए, एक राजा। मंत्री ने महसूस किया कि यह आदमी चालाक था। वह जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे खड़े एक सैनिक ने ऊंची आवाज में कहा, अगर राजा लौट आया है, तो शायद हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने क्रांति के बाद क्या पाया? अराजकता, हमले, लूटपाट। मंत्री ने चौंक कर उस सैनिक की ओर देखा। यह वही डर था जिसका पुराना मंत्री जिक्र कर रहा था। अगर जनता को लगा कि वे अपनी आजादी को संभाल नहीं पा रहे, तो वे खुद ही किसी नए तानाशाह को बुला लेंगे। राजा के रूप में बैठे व्यक्ति ने भीड़ की तरफ हाथ उठाया और गरजती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा राजा था और हमेशा रहूंगा। यह सिंहासन सिर्फ मेरे लिए बना है। अब फैसला तुम्हें करना है। मुझे अपनाओ या अराजकता में डूब जाओ। मंत्री को समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी। यह लड़ाई सोच की थी। अगर उसने सही कदम नहीं उठाया, तो वह सब मिट जाएगा, जिसके लिए क्रांति लड़ी गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, सिंहासन कक्ष के पिछले दरवाजे से धीमी तालियों की आवाज आई। सथाई। एक छायादार आकृति अंधेरे से बाहर आई, और जब रोशनी ने उसके चेहरे को उजागर किया, तो मंत्री की सांसें थम गईं। यह कोई और नहीं, बल्कि असली राजा था। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति भी चौंक गया। तो फिर यह कौन है? मंत्री के होंठों से धीमे स्वर निकले। सच का पर्दा अब उठने ही वाला था। कमरे में सन्नाटा गूंजने लगा। सैनिक, दरबारी और आम लोग, सबकी नजरें सिंहासन पर बैठे व्यक्ति और दरवाजे से बाहर आए असली राजा पर टिक गईं। यह दृश्य अविश्वसनीय था। दो राजा, एक असली और एक नकली, आमने सामने। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति भी क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम जिंदा हो। दिलचस्प। असल राजा ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए लौटा हूं। तुमने मेरी पहचान चुराने की कोशिश की, लेकिन अब सबके सामने सच आएगा। मंत्री के दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगे। अगर राजा जिंदा था, तो उसने इतने दिनों तक खुद को छिपाया क्यों? अगर वह मारा नहीं गया था, तो फिर महल में जलाया गया शव किसका था? और सबसे बड़ा सवाल, सिंहासन पर बैठा यह नकली राजा आखिर कौन था? मंत्री ने अपनी तलवार निकालते हुए नकली राजा की ओर इशारा किया। अब और खेल नहीं। तुम कौन हो? सच बताओ, वरना तलवार का जवाब मिलेगा। नकली राजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई।
उसने धीरे से ताली बजाई और तभी महल की छत से कुछ नकाबपोशों ने छलांग लगाई। वे असाधारण योद्धा लग रहे थे, तेज, फुर्तीले और घातक। उन्होंने मंत्री और असली राजा के चारों ओर घेरा बना लिया। नकली राजा अपनी जगह से उठा और कहा, तुम सच जानना चाहते हो मंत्री? तो सुनो, मैं वही हूं जिसे इस राज्य ने भुला दिया था। मैं वही हूं जिसे इस महल से निकाल दिया गया था। मैं राजा का जुड़वां भाई हूं। कमरे में हलचल मच गई। किसी को इस रहस्य की उम्मीद नहीं थी। असल राजा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। झूठ, तुम मेरा भाई नहीं हो। लेकिन नकली राजा ठहाका मारकर हंसा। सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत पतली होती है भाई। तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साये की तरह था। जब तुम राजमहल में ऐश कर रहे थे, मैं अंधेरे में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब मेरा समय आ गया है। मंत्री को यकीन नहीं हो रहा था। अगर यह सच है तो तुमने अब तक खुद को छिपाए क्यों रखा और राजा की जगह लेने की साजिश क्यों रची? नकली राजा की आंखों में क्रोध चमका। क्योंकि यह राज्य मेरा भी उतना ही हकदार था जितना कि राजा का। लेकिन मुझे जन्म के समय ही महल से दूर कर दिया गया। मेरे अस्तित्व को मिटा दिया गया ताकि कोई विवाद न हो। लेकिन अब मैं लौटा हूं और मैं इसे छीन कर रहूंगा। अब मंत्री समझ चुका था। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी। यह एक पुराने राज का बदला था। असल राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरे भाई होते उस सृष्टि समेता से देते, तो तुम इस सिंहासन के लिए लोगों की हत्या नहीं करवाते। तुम्हें सत्ता नहीं चाहिए, तुम्हें बदला चाहिए। नकली राजा की आंखों में पागलपन उतर आया। अगर यह सत्ता मेरी नहीं हो सकती, तो मैं इसे किसी का भी नहीं बनने दूंगा। और उसी क्षण उसने अपनी तलवार निकालकर असली राजा की ओर झपट्टा मारा। मंत्री और सेनापति ने अपनी तलवारें तान ली। अब यह सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं था, बल्कि एक आखिरी निर्णायक युद्ध था। राजमहल की दीवारों के भीतर असली राजा और नकली राजा की यह लड़ाई तय करने वाली थी कि आखिर यह ताज किसका होगा और कौन मरेगा। महल के सिंहासन कक्ष में तलवारों की टकराहट गूंज उठी। असली राजा और नकली राजा दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। नकाबपोश योद्धाओं ने मंत्री और सेनापति पर हमला बोल दिया, लेकिन महल के वफादार सैनिक भी मुकाबले के लिए तैयार थे। चारों तरफ युद्ध का शोर था। तलवारें चमक रही थीं और खून की बूंदें संगमरमर की जमीन पर गिर रही थीं। मंत्री ने एक नकाबपोश को मारते हुए नकली राजा की ओर देखा। वह असली राजा से कहीं ज्यादा तेज था। उसकी हर चाल घातक थी। ऐसा लग रहा था मानो वह वर्षों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था। असल राजा का माथा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था। वह अपने खोए हुए सिंहासन की रक्षा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। अचानक नकली राजा ने एक खतरनाक वार किया, जिससे असली राजा का कंधा कट गया और खून बहने लगा। मंत्री को एहसास हुआ कि अगर कुछ नहीं किया गया तो नकली राजा जीत सकता है। उसने सेनापति की ओर देखा और चिल्लाया, हमें इस युद्ध को अभी खत्म करना होगा। सेनापति समझ गया। वह कुछ सैनिकों के साथ तेजी से पीछे के गलियारे की ओर भागा। मंत्री ने नकली राजा का ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़कर हमला किया। नकली राजा ने क्रूर मुस्कान के साथ मंत्री की ओर तलवार घुमाई और कहा, तुम भी राजा की ही तरह मूर्ख हो। यह सिंहासन सिर्फ ताकतवर के लिए है और आज मैं तुम्हारी क्रांति को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मंत्री ने तलवार से वार रोका और कहा, सिंहासन का असली हकदार वह होता है जिसे लोग चुनते हैं, न कि वह जो इसे जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करता है। लेकिन नकली राजा हंस पड़ा। लोगों की सोच मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ एक मजबूत शासक चाहिए और मैं वही हूं। जैसे ही वह मंत्री पर वार करने के लिए आगे ही बढ़ा, महल में जोरदार आवाज गूंज उठी। सिंहासन कक्ष के ऊपरी हिस्से से गर्म तेल की बड़ी धार गिरने लगी। सेनापति ने गुप्त गलियारे से महल की पुरानी सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया था। गर्म तेल नकाबपोश योद्धाओं पर गिरा, जिससे वे तड़पने लगे। नकली राजा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच असली राजा ने मौका देखकर अपनी तलवार उसकी छाती में घोंप दी। नकली राजा के चेहरे पर झटका था। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, न, नहीं, यह मेरा राज्य था। और फिर उसने अंतिम सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए चारों ओर देखा। युद्ध खत्म हो चुका था। नकाबपोश योद्धा मारे जा चुके थे या आत्मसमर्पण कर चुके थे। असली राजा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। मंत्री ने राजा की ओर देखा और कहा, अब राज्य को एक नया भविष्य देना होगा। सिर्फ राजा के बल से नहीं, बल्कि जनता की शक्ति से। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। महल पर एक नया सूरज उगने वाला था, जहां सत्ता डर से नहीं बल्कि विश्वास से चलेगी।
लेकिन क्या यह नया राज सच में स्थिर रहेगा या फिर कोई और नया षड्यंत्र जन्म लेगा? यह तो सिर्फ समय ही बताएगा। महल के बाहर जनता धीरे धीरे राजा के शब्दों को स्वीकार कर रही थी, लेकिन मंत्री की नजरें अब भी उसी अंधेरे कोने में जमी थीं। छाया हिली और फिर धीरे धीरे एक व्यक्ति सामने आया। लंबे कद का, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। मंत्री के माथे पर शिकन उभर आई। यह व्यक्ति कौन था? महल के सभी षड्यंत्रकारी या तो मारे जा चुके थे या भाग गए थे, लेकिन यह किसी और इरादे से आया था। राजा भी अब उसकी ओर देखने लगा। तुम कौन हो? राजा की आवाज में अधिकार था, लेकिन अजनबी की मुस्कान हल्की और रहस्यमयी थी। मैं मैं बस एक कहानी का किरदार हूं, जिसे लोग भूल गए थे। लेकिन अब जब नया अध्याय लिखा जा रहा है, तो मेरी भी जगह बनती है ना? उसने धीमे स्वर में कहा। मंत्री और सेनापति चौकन्ने हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, राजा को सिंहासन मिल गया, पर क्या उसे सच में सारा सच मालूम है? राजा का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? अजनबी ने एक लंबा निश्वास लिया और धीरे से कहा, नकली राजा जिसे तुमने मारा, वह सिर्फ मोहरा था। असली खेल कोई और खेल रहा था। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने अजनबी की आंखों में देखा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन अगर नकली राजा भी किसी का मोहरा था, तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन था? राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। अगर तुम सच जानते हो, तो बताओ, कौन है वो जिसने इस राज्य के साथ इतना बड़ा धोखा किया? अजनबी मुस्कुराया, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। फिर उसने धीरे धीरे कहा, जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी, वह अभी भी महल के अंदर है। राजा, मंत्री और सेनापति की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? महल के अंदर? और तभी महल के गलियारों से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। कोई था जो उनकी हर बात सुन रहा था। मंत्री ने झटके से अपनी तलवार निकाली और सेनापति को इशारा किया। महल को घेर लो। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। राजा ने अजनबी की ओर देखा। अगर तुम जानते हो कि वह कौन है, तो नाम बताओ। अजनबी ने एक कदम पीछे लिया। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। नाम? नाम बताने से क्या होगा महाराज? असली दुश्मन वह नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, बल्कि वह है जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं। राजा और मंत्री दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो क्या महल के अंदर कोई और विश्वासघाती था? लेकिन कौन? सेनापति, कोई दरबारी, या मंत्री खुद? सिंहासन कक्ष में तनाव घना हो गया। महल की दीवारें अब भी राज छुपाए हुए थीं, और यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। क्या राजा अपने ही लोगों के बीच छिपे दुश्मन को पहचान पाएगा, या यह नया षड्यंत्र उसे भी खत्म कर देगा? यह तो सिर्फ एक नई साजिश की शुरुआत थी। सिंहासन कक्ष में हवा भारी हो गई थी। अजनबी के शब्द अब भी गूंज रहे थे। असली दुश्मन वही है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। राजा, मंत्री और सेनापति की आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। संदेह की एक अदृश्य तलवार अब उन सभी के बीच लटक रही थी। राजा ने एक गहरी सांस ली और तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर महल के अंदर ही कोई गद्दार है, तो हमें उसे अभी खोज निकालना होगा। मंत्री ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हलचल थी। क्या यह संभव था? उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को देखा, सेनापति, दरबारी, महल के रक्षक। क्या इनमें से कोई वास्तव में विश्वासघाती हो सकता था? अचानक महल के गलियारों में तेज आवाज गूंजी। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, महाराज, शाही खजाने का दरवाजा टूटा हुआ मिला है और वहां रखी हुई कुछ महत्वपूर्ण राजकीय मुहरें और दस्तावेज गायब हैं। राजा और मंत्री चौकन्ने हो गए। क्या? लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद यह कैसे संभव हुआ? अजनबी मुस्कुराया। यही तो मैंने कहा था, कोई अंदर का ही आदमी है, जिसे हर गुप्त दरवाजे, हर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, महल के सभी द्वार बंद कर दो, किसी को बाहर जाने मत दो। सैनिक तुरंत दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजे बंद कर पाते, एक छाया तेजी से महल के पिछले गलियारे की ओर भागती दिखी। मंत्री ने झटके से तलवार निकाली और चिल्लाया, वह वहां है, पकड़ो उसे। राजा देव मस जाओजा मंत्री और सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ तुरंत पीछा किया। महल के संकरे गलियारों में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। भागने वाली छाया तेजी से एक गुप्त मार्ग में घुस गई। यह वही मार्ग था जिसका इस्तेमाल केवल खास लोग करते थे। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह तो महल के गुप्त तहखाने की ओर जाता है, लेकिन इसका रास्ता तो सिर्फ। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया कि राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में कहा, केवल तुम्हें, सेनापति को और कुछ खास दरबारियों को पता था, है ना? मंत्री कुछ नहीं बोला।
लेकिन अब शक और भी गहरा चुका था। अगर गद्दार महल के तहखाने के रास्ते से भाग रहा था, तो वह कोई आम व्यक्ति नहीं था। वह कोई था उस जो सत्ता के सबसे करीब था। राजा, मंत्री और सेनापति ने तेजी से उस गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। नीचे अंधेरा था, केवल मशालों की हल्की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। लेकिन जैसे ही वे तहखाने के बड़े कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। कक्ष के बीचों बीच खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सेनापति था, और उसके हाथ में शाही मोहरें और दस्तावेज थे। राजा के चेहरे पर अविश्वास झलक उठा। सेनापति, ये तुम क्या कर रहे हो? सेनापति के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने शांति से राजा की ओर देखा और कहा, मुझे खेद है महाराज, लेकिन यह सब बहुत पहले ही तय हो चुका था। मंत्री को झटका लगा। तो ये सब नकली राजा, महल पर हमला, गुप्त दस्तावेजों की चोरी, ये सब तुम्हारी योजना थी? सेनापति ने सिर हिलाया। मैंने ये सब सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं किया। यह राज्य सड़ चुका है, और तुम्हें लगता है कि तुम इसे सिर्फ कुछ भाषणों और वादों से बदल सकते हो। राजा की आंखें गुस्से से जल उठीं। और तुम्हारा तरीका क्या था? धोखा देना? अपनी ही सेना और जनता को मारना? सेनापति ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कभी कभी पुरानी इमारत को गिराना पड़ता है, ताकि एक नई मजबूत इमारत बनाई जा सके। मंत्री ने अपनी तलवार तान दी। यह देश कोई इमारत नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी से गिरा सको। तुमने हमें धोखा दिया, और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सेनापति ने सिर झुकाया और कहा, हो सकता है, लेकिन उसने अचानक शाही मुहरें और दस्तावेजों की इस जमीन पर फेंक दिए और अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। राजा और मंत्री सतर्क हो गए। अब बहुत देर हो चुकी है, सेनापति ने कहा और शीशी का ढक्कन खोल दिया। अंदर जहर था। राजा चिल्लाया, रुको! लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, सेनापति ने जहर पी लिया। कुछ ही सेकंड में वह कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसके होठों पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। यह अंत नहीं है मेरे महाराज, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। और अगले ही पल सेनापति जमीन पर गिर पड़ा, मृत। महल के तहखाने में सन्नाटा छा गया। राजा, मंत्री और सैनिक बस उसे देखते रह गए। मंत्री ने धीरे से कहा, अगर सेनापति इस साजिश के पीछे था, तो नकली राजा उसका सिर्फ एक मोहरा था। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी है। राजा ने उसकी ओर देखा। क्या? मंत्री ने जमीन पर पड़े दस्तावेज उठाए और फुसफुसाया, अगर सेनापति असली मास्टरमाइंड था, तो यह जहर उसने अपने लिए क्यों रखा? और वह यह क्यों कह गया कि यह नई शुरुआत है? राजा का चेहरा गंभीर हो गया। कहीं कोई और तो नहीं था जो इस पूरी साजिश को देख रहा था? क्या यह सच में अंत था, या फिर महल की दीवारों के पीछे कोई और भी बड़ा खेल खेल रहा था? यह साजिश खत्म नहीं हुई थी। यह बस एक और राज की परत खोल रही थी। महल के तहखाने में अब भी सन्नाटा पसरा था। सेनापति की निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी अंतिम मुस्कान ने राजा और मंत्री दोनों के मन में एक गहरी बेचैनी छोड़ दी थी। यह अंत नहीं, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। उसके ये आखिरी शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे। राजा ने दस्तावेजों को मंत्री के हाथों से लिया और उन्हें गौर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी निगाहें उन कागजों पर दौड़ती गईं, उसका चेहरा गंभीर होता गया। यह तो, राजा ने फुसफुसाया और फिर तेजी से सिर उठाकर मंत्री की ओर देखा। ये दस्तावेज सिर्फ राजकीय मुहरों के नहीं हैं। इनमें राज्य के कुछ सबसे गुप्त समझौते और पत्र हैं जो मैंने कभी देखे ही नहीं। मंत्री ने हैरानी से दस्तावेज राजा के हाथ से लिए और पढ़ने लगा। यह तो, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये समझौते तो कई वर्षों पहले के हैं। कुछ पड़ोसी राज्यों के गुप्त समझौते, कुछ पुराने युद्धों के छिपे हुए कारण। और यह देखिए, यहाँ तो हमारे पूर्व राजा के शासन से जुड़े कुछ ऐसे की लिखे हैं जिनका उल्लेख कभी किसी ने नहीं किया। राजा का चेहरा सख्त हो गया। इसका मतलब यह है कि सेनापति सिर्फ महल पर कब्जा नहीं चाहता था, वह इन दस्तावेजों को किसी और के पास पहुंचाने वाला था। लेकिन किसके? तभी अजनबी, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और कहा, और आप ये क्यों मान रहे हैं कि सेनापति अकेला था? राजा और मंत्री ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सेनापति सिर्फ मोहरा था, लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी अब भी छुपा हुआ है। वह अब भी जिंदा है, और शायद अब भी आपके बहुत करीब है। राजा ने अजनबी की आंखों में देखा। तुम यह सब कैसे जानते हो? राजा की आवाज में संदेह था। तुम कौन हो? अजनबी हल्का मुस्कुराया। उसने अपना काला नकाब हटाया, और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर राजा और मंत्री दोनों अवाक रह गए। यह तो, मंत्री का गला सूख गया। राजा पीछे हट गया। यह असंभव है। अजनबी की आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं वह हूं
जिसे तुमने मर चुका समझा था। मैं वह हूं जो वर्षों तक अंधेरे में छुपा रहा। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई बाहर आए। राजा का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं, तो यह खेल सच में अभी खत्म नहीं हुआ। महल की दीवारों में अभी राज छिपे थे और असली दुश्मन अब सामने आने वाला था। महल के तहखाने में जलती हुई मशालों की रोशनी में वह चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एक चेहरा जिसे राजा ने सालों पहले मृत मान लिया था। मंत्री की आंखें अविश्वास से फैली रह गईं और राजा के हाथ स्वतः ही तलवार के मूठ पर कस गए। यह असंभव है। राजा के होंठों से शब्द मुश्किल से निकले। अजनबी ने एक धीमी हंसी के साथ कहा, संभव और असंभव के बीच बस एक ही चीज होती है, सच। और सच यह है कि मैं आज भी जिंदा हूं, राजा, और तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मंत्री ने कांपते हुए स्वर में कहा, अगर तुम सच में वही हो, तो इतने सालों तक कहां थे? हमें क्यों नहीं बताया कि तुम जीवित हो? अजनबी ने गहरी सांस ली और अपने काले वस्त्रों को एक ओर किया। अंदर उसकी छाती पर एक गहरा घाव था, पुराना, लेकिन अब भी स्पष्ट। क्योंकि मुझे मरना पड़ा था, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे उन्हीं लोगों ने मारने की कोशिश की थी, जिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था। राजा और मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या नया राज था? तुम्हारा मतलब किससे है? राजा ने धीरे से पूछा। अजनबी की आंखें अंधेरे में चमकीं। इस महल में मौजूद हर व्यक्ति से, महाराज। इस साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। सेनापति सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन असली दुश्मन वही है जो आज भी तुम्हारे सबसे करीब है। मंत्री की पेशानी पर पसीना छलक आया। राजा ने तेजी से पूछा, सीधा नाम लो, कौन है वो? अजनबी आगे बढ़ा, लेकिन तभी महल के ऊपर किसी चीज के गिरने की जोरदार आयताब आवाज आई। पूरे महल में भगदड़ मच गई। एक सैनिक हांफता हुआ तहखाने में आया और घबराई आवाज में बोला, महाराज, महल के उत्तर वाले हिस्से में आग लग गई है। कुछ नकाबपोश घुड़सवार महल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मतलब दुश्मन अब भी हमारे बीच है। सैनिकों, महल को चारों तरफ से घेर लो। मंत्री कुछ कहने ही वाला था कि अजनबी ने धीरे से कहा, अब भी समझ नहीं आएगा राजा? यह हमला महल के अंदर से ही हो रहा है। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं और यह राज बाहर आए। राजा की आंखों में अचानक एक शक उभर आया। उसने धीरे से अपनी तलवार खींची और कहा, अगर यह सच है, तो फिर। उसने अपनी नजरें मंत्री की ओर घुमा दी। मंत्री अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक पल को घबराहट झलकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। महाराज, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथों में पकड़ी तलवार अब मंत्री की ओर उठ चुकी थी। अगर तुम निर्दोष हो, तो यह बताओ, इतने सालों तक इस साजिश को क्यों नहीं समझ पाए? या फिर? राजा की आवाज कड़वी हो गई। तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था? मंत्री एकदम से पीछे हट गया। अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सच सामने आएगा। महल में आग लगी थी, सैनिक भाग रहे थे, और सिंहासन की गद्दी पर बैठा राजा अब भी नहीं जानता था कि उसका असली दुश्मन कौन है। लेकिन अब वह बहुत करीब था। महल के अंदर भगदड़ मची हुई थी। आग की लपटें उत्तर दिशा के कक्षों को धीरे धीरे निगल रही थीं। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ नकाबपोश घुड़सवारों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन तहखाने में खड़ा राजा अब भी अपनी तलवार मंत्री की ओर ताने हुए था। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह अब भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था।